So I welcome you all. Greetings from Neelam Hospital. And आज हम बात करेंगे निसंतानता के बारे में, यानी कि इनफर्टिलिटी, इसके क्या कारण है और इसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं और अपने जो भी पेशेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगी कि कोविड-19 पेंडेमिक में जो भी पेशेंट्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, क्योंकि उस समय में हमने अपने जो भी ट्रीटमेंट्स हैं थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर दिए थे, बट अब फिर वापस से हम शुरू हो चुके हैं। वी हैव स्टार्टेड बैक बिकॉज वी नो दैट कोरोना वायरस अब हमारे साथ कुछ समय तक रहने वाला है, तो हम सारी प्रिकॉशंस लेते हुए कोविड-19 सेफ एनवायरनमेंट में सारे ट्रीटमेंट्स अपने पेशेंट्स को भी दे रहे हैं। So we know that the infertility patients or the ones who don't have a child, they need some kind of treatment, some kind of help and support from the society. So that is the main aim of organizing this webinar, just to create awareness so that you know what are the basic causes, क्या कारण है निसंतानता के और इनका क्या ट्रीटमेंट है, एक सिंपल लैंग्वेज में how do we treat them। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि क्या होती है, what is primary infertility और what is सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सो प्राइमरी इनफर्टिलिटी हम तब कहते हैं कि जब किसी कपल को ट्राई करते हुए प्रेगनेंसी के लिए 1 साल हो चुका है एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू कंसीव अ चाइल्ड, और उनके पहले कोई भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाई है, ना उनके पास कोई बेबी है और ना ही वो कभी कंसीव हो पाए हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। Secondary infertility is when they have a child, but they have been trying for another child for the past 1 year and they have not been successful. वो ट्राई करने के पश्चात भी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। हमें कब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है वो दैट वी नीड टू नो। नॉर्मली हम एक कपल को कुछ समय देते हैं, कम से कम 1 साल का समय देते हैं, जिससे में वो ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली 90% ऑफ द कपल्स विद इन अ ईयर कंसीव कर जाते हैं ऑफ ट्राइंग टू कंसीव। ठीक है, सपोज वो नहीं करते हैं, सो आफ्टर 1 year वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग द कपल। बट अगर किसी महिला की एज 35 ईयर्स से अबव है, सो जो कपल है उसमें जो फीमेल पार्टनर है उसकी एज 35 ईयर्स से अबव है, so in that situation we have to start the investigation earlier। ठीक है, तो उसमें हम 6 months के बाद उनको इन्वेस्टिगेट करना चालू करते हैं, because it is important। if we waste that precious time, so then the egg quality and the egg quantity of the female partner will decrease। so this is how we start investigating। Now what are the causes? कारण क्या है निसंतानता के? देखो, कारण में हमें इंडियन सोसाइटी में लगता है कि शायद फीमेल्स में ही मैक्सिमम कारण है, बट ऐसा नहीं है। आप ये चार्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फीमेल्स में 30% कारण है, 30% ही मेल्स में है, 20% दोनों के अंदर थोड़ा फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, थोड़ा मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, और 20% कारण ऐसे हैं जिनको हम अनएक्सप्लेन्ड बोलते हैं। दैट मीन्स उनका कोई कारण अभी तक हमें समझ नहीं आया है। सो दे आर द कॉजेज इन अ नटशेल कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। सो मेल्स और फीमेल्स में इक्वल परसेंटेज में प्रॉब्लम्स होती हैं। कमिंग टू द फीमेल इनफर्टिलिटी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीमेल्स में निसंतानता के क्या कारण है। तो अगर सबसे कॉमन कारण देखा जाए, 35% वुमेन आर दोज जिनके अंदर अंडे बनने में प्रॉब्लम है। दैट मीन्स दे आर एनओव्यूलेटरी वुमेन, उनके अंदर ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन है, राइट, तो उनके अंदर अंडा बनने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट 20% पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि एडवांस्ड एज की वजह से जिनके एग नंबर्स जो हैं ओवरीज में डिक्रीज हो चुके हैं। सो मोस्ट कॉमनली एडवांस्ड एज ही कारण है डिक्रीज एग नंबर का। सो अदरवाइज देयर आर अदर रीजंस आल्सो व्हाई अ वुमन कैन हैव डिक्रीज नंबर ऑफ एग्स इन द ओवरीज। सो 20% ऑफ वुमेन हैव the number of eggs in the ovaries, they decrease, so that is the reason for infertility। then another 20% patients are such जिनके अंदर there is a damage to the tubes or the ovaries because of a condition called endometriosis, जिसकी बात हम अभी करेंगे। वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि खून की गांठें, ब्लड की सिस्ट्स बन जाती हैं ओवरीज के अंदर और आपके ट्यूब्स के अंदर, जिसकी वजह से the tube-ovarian relationship gets abnormal और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। So 10% of such patients are suffering from endometriosis। Then we have 30% of patients जिनके अंदर ट्यूब्स ब्लॉक हैं। आपने सुना होगा, पेशेंट्स को बताते हैं कि हमारी जी ट्यूब्स ब्लॉक बताई है डॉक्टर ने। सो ट्यूब ब्लॉक का होने का क्या कारण है? सबसे कॉमन कारण ट्यूब ब्लॉकेज का है
कोई इन्फेक्शन, आपकी ट्यूब्स में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, लाइक टीबी हो जाती है, कई बार सिंपल इन्फेक्शंस लाइक पीआईडी हो जाती हैं और ट्यूब्स में फुलावट आ जाती है, जिसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और ट्यूब्स के ब्लॉक होने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो नहीं पाती। Then 5% of women also have problems in the uterus. यूट्रस में दिक्कत किस तरह की आती है, जैसे कि उनके अंदर कोई रसौली है, कोई पॉलिप है, कोई सेप्टम है, ठीक है। सो ये कॉमन कॉजेज अगर हम ग्लांस में देखें तो हमें दिखता है कि एक तो हमारे ओवरीज के अंदर प्रॉब्लम है, एनोवुलेटरी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी ओवरीज में सिस्ट बनने की है, दिस इज एंडोमेट्रियोसिस, और जिसकी वजह से ट्यूब्स के अंदर स्वेलिंग और सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज में, और जिसकी वजह से ट्यूबो ओवेरियन एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो जाती है। और कारण है जैसे कि यूट्रस के अंदर अगर आपको पॉलिप दिखता है, कोई फाइब्रॉइड दिखता है या सेप्टम दिखता है, जिसकी वजह से बेबी यहाँ पे कंसीव नहीं हो पाता, या फिर कुछ इन्फेक्शन कॉजेज हैं जिसकी वजह से पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। नाउ अभी बात करते हैं कि क्या मेल्स में भी कुछ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया 30% मेल्स भी इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड होते हैं। तो उसमें क्या क्या कारण है, अगर हम देखें मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी के कॉजेज, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 34% कारण है वो हमें पता नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज है, ठीक है। एंड देन द अदर 10% to 18% आर द पेशेंट्स जिनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, उनके हार्मोन्स खराब हैं, जिसकी वजह से उनके स्पर्म के अंदर सीमन के अंदर स्पर्म काउंट कम है। And a few 17% of the patients will have a varicocele. That means उनकी जो टेस्टिस को नसें जाती हैं, उनके अंदर फुलावट हो गई है, जिसकी वजह से उनके सीमन के अंदर स्पर्म काउंट लो है। तो हमारे पास स्पर्म काउंट जो लो होने के बहुत सारे कारण हैं, जो कि जैसे कि मैं अभी बता रही थी, बट उनमें से एक बिग चंक ऑफ पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कारण हमें एक्सप्लेन नहीं होते, कारण समझ में नहीं आते। कुछ पेशेंट्स में जो कि एज़ोस्पर्मिया है, जिसमें कि सीमन में बिल्कुल भी स्पर्म्स नजर नहीं आते, एब्सेंट स्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर क्या दिक्कत होती है, उनके अंदर एक पाइप होती है कई बार जो कि हमारे टेस्टिस से बाहर सीमन लेके जाती है, वो पाइप ही प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती। उस पाइप को वास डिफरेंस बोलते हैं, और अगर वो जेनेटिकली बने ही नहीं तो हमें उसको, उन पेशेंट्स को एज़ोस्पर्मिया होता है, यानी कि उनके सीमन के अंदर बिल्कुल भी स्पर्म्स दिखाई नहीं देते। और कुछ पेशेंट्स के सीमन के अंदर लो मोटिलिटी होती है, कुछ पेशेंट्स के सीमन में जो स्पर्म्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल होती है, वो एबनॉर्मल लुकिंग स्पर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। मेल फर्टिलिटी में भी अगर हम देखें तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। So we have to be very very careful while evaluating a couple. हमें फीमेल को भी इवेल्युएट करना है और साथ ही साथ मेल को भी इवेल्युएट करना है, क्योंकि अगर हम दोनों में से किसी एक को छोड़ेंगे तो फिर हमारा ट्रीटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट होगा। टेस्ट्स दैट वी ऑर्डर फॉर एन इनफर्टाइल कपल, अगर हम देखें कि एक फीमेल पार्टनर में हम क्या क्या ऑर्डर करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मैं ऑर्डर करती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इज थायराइड हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। समटाइम्स अगर ये बेसलाइन हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तो फिर प्रेगनेंसी अचीव करने में डिफिकल्टी आती है। दूसरा है एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम पेशेंट का एंट्रल फॉलिकल काउंट देखते हैं, व्हिच इज अ डे टू स्कैन। जब डे टू पीरियड्स में हम उनका स्कैन करते हैं और उनके फॉलिकल का साइज और उनका यूट्रस और ओवरीज अच्छे से देखते हैं। अगर कोई पेशेंट सिंपल ट्रीटमेंट से नहीं कंसीव कर पा रहा, तो नेक्स्ट वी ऑफर देम अ टेस्ट ऑफ हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, व्हिच इज चेक द ट्यूब्स पेटेंसी, मतलब ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, तो वो टेस्ट भी हम कर सकते हैं। एंड एक डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी इज डन इन केस वी हैव नो प्रॉब्लम, अनएक्सप्लेन्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कारण है, क्यों कंसीव नहीं कर रहा। सो इन दैट सिचुएशन अ डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी इज अ वेरी गुड टेस्ट इन which basically we check the uterus, we check the tubes, and we go in basically through a laparoscopic, by the laparoscopic route, and check whether there is any problem inside the in the reproductive organs of the female. मेल पार्टनर में जो हम टेस्ट कराते हैं वो भी सिमिलर है, हार्मोन प्रोफाइल कराएंगे, थायराइड, प्रोलैक्टिन, और एक सीमन एनालिसिस which is done after 3 to 5 days of abstinence. अगर वो नॉर्मल आता है तो हम मेल का इवैल्यूएशन वहीं छोड़ देते हैं। अगर वो एबनॉर्मल आता है तो फर्दर हार्मोन्स चेक कराने पड़ते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर दीज टेस्ट्स बीइंग एबनॉर्मल, लाइक FSH, LH, सीरम टेस्टोस्टेरोन चेक कराते हैं, और in case the semen analysis is absolutely abnormal, then we go for a testicular biopsy also sometimes.
Then the next procedure which I wanted to talk about is intrauterine insemination. अब ये क्या होता है? नाम से बहुत बड़ा लगता है, but definitely इसके अंदर जो चीजें हैं, it is not very it is not a artificial procedure at all. So sometimes patient have this myth कि artificial तरीके से pregnancy नहीं चाहिए. It is not like that. It is just like a natural pregnancy. The only thing that we do here is जो हम semen sample है उसको wash करते हैं, और wash करने का तरीका एक special तरीका होता है, एक special machine के through it is washed and through some media and it's kept in the incubator for some time so that the sperms become more healthy. ठीक है, and the motility improves, the number improves, and as a result the chances of pregnancy will also improve. ठीक है, तो कौन सी इंडिकेशंस में हम IUI करते हैं? अगर कोई किसी को माइल्ड मेल फैक्टर प्रॉब्लम्स है, लाइक सीमन काउंट थोड़ा सा कम है या सीमन मोटिलिटी थोड़ी सी कम है, उसमें IUI ट्राई कर सकते हैं. या फिर अगर माइल्ड एंडोमेट्रोसिस है फीमेल में तो उसमें भी IUI ट्राई कर सकते हैं. अगर किसी के सीमन में स्पर्म्स बिल्कुल भी नहीं है, in that case with the consent of the husband we can do a donor semen as well. So donor sperm हम यूज करते हैं IUI के अंदर, एंड अनएक्सप्लेन पेशेंट्स के अंदर, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के अंदर भी हम IUI करते हैं. तो इसमें करते क्या है? सबसे पहले हम स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल्स की ग्रोथ को. ठीक है, सो हम आपको कुछ मेडिसिन देंगे, फर्टिलिटी ड्रग्स देंगे और इंजेक्शन देंगे, एंड देन वी स्टार्ट फॉलोइंग द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स. ठीक है, हम देखेंगे कि वो बढ़ रहे हैं कि नहीं. फिर एक समय पे आके वो अराउंड 18 to 20 mm हो जाएंगे. हम चाहते हैं कि 2 से 3 एग्स आपके बने इंस्टेड ऑफ 1, 2 to 3 eggs we want to form, and once they increase to a particular size then we give trigger for ovulation. तो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो एग रप्चर हो जाए. Now once that trigger is given, ठीक है, we call you on a particular date जिस दिन आपको सैंपल देना पड़ेगा. तो सीमन सैंपल उस दिन हस्बैंड की रिक्वायरमेंट होगी, हम सीमन सैंपल लेंगे और सीमन सैंपल को लेबोरेटरी में प्रोसेस करेंगे. ठीक है, and then what we do is we insert it in the uterus after the trigger. So we fill it in a catheter, that semen sample, and insert it in the uterus. So slowly we go inside and insert. So it is as natural procedure as can be. इसमें हमने कुछ भी artificial नहीं किया है. ठीक है, we are transferring the sperm samples to the uterus. That's all we are doing. And अपने आप ही fertilization ने होना है, अपने आप ही implantation ने होना है. हमने कुछ भी artificial तरीके से नहीं किया. तो success rates with medicines is around 15% with one IUI cycle, and success rates with injections is around 20 to 25% with one IUI cycle. ठीक है, and normally if a couple has to conceive, वो 3 to 6 cycles में pregnant हो जाएंगे. और in case वो नहीं हो रहे हैं तो ये हमें IUI नहीं करना है. अगर 6 cycles हो चुके हैं, so we should call it a day. We should move to other treatments, because ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम IUI पे IUI कर रहे हैं. Sometimes I see that 10 IUIs, 20 IUIs भी किसी पेशेंट के हो रखे हैं. That is not. That is wastage of time and money. If you are not conceiving with one treatment after 6 cycles, that means that treatment is not meant for you. ठीक है? So IUI is a very simple procedure and it is an OPD procedure. आपने घर से आना है, उसी दिन आपको थोड़े 3-4 घंटे बाद हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी. आपको यहाँ पे रुकना नहीं है. You don't have to stay in the hospital for an IUI treatment. Right, so that is also very important, because sometimes patients are very very apprehensive कि हमें कहीं admit तो नहीं कर लेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता IUI. ठीक है, the next step or the most advanced form of treatment is IVF or in vitro fertilization, जिसको हम test tube baby भी बोलते हैं. हमें test tube baby की जरूरत कब पड़ती है? जिन महिलाओं में ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं और ओपन करने पे भी ओपन नहीं हो सकती हैं. In that situation obviously we need IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी. इनफैक्ट IVF सबसे पहले इजाद ही इसी चीज के लिए हुआ था. अगर किसी महिला की ट्यूब ब्लॉक थी तो उसमें हम IVF सबसे पहले ट्राई किया था. या फिर किसी मेल फैक्टर, सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है मेल पार्टनर में, उनके स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं है या एब्सेंट स्पर्म्स हैं या वेरी लो काउंट लेस देन 1 million. इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी नीड IVF. उसके बाद नेक्स्ट इज सिवियर एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी, जिसके अंदर की हम देखते हैं कि एग्स सिंपल ट्रीटमेंट से नहीं बन रहा है तो एडवांस्ड इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं. सो इन दोस सिचुएशंस आल्सो वी नीड सिवियर IVF. देन अनदर कैटेगरी इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि हम IVF ट्रीटमेंट पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगी, because I know that it is a very complex form of treatment, but it can be made simpler by just simply telling you a few small things. ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें भी हम स्टिमुलेशन का करते हैं कि हम पहले आपकी एग्स ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगे, उसमें एग्स बनाएंगे. राइट,
उसके बाद फर्स्ट स्टेप इज स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन में क्या करेंगे, आपको कुछ इंजेक्शंस देंगे, इस तरह से पेन्स आते हैं जिससे कि आप टमी पे इंजेक्शन खुद भी लगा सकते हो। एंड फिर आपके फॉलिकल्स बनेंगे, आपके ओवरीज के अंदर मल्टीपल फॉलिकल्स, ये आप अल्ट्रासाउंड पिक्चर देख सकते हो जिसमें कि मल्टीपल फॉलिकल्स वी कैन सी इन दी ओवरी, राइट। एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल एंडोमेट्रियम आल्सो ग्रोइंग अलोंग विद इट, जहां पे यूट्रस के अंदर हम बेबी को इम्प्लांट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ओवरीज के फॉलिकल्स देखे, ये हमने यूट्रस देखा, so this is also very nice and these eggs are also coming up very beautifully with the stimulation of the ovary. उसके बाद क्या करेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 के अंदर हम oocyte पिकअप करेंगे, मतलब आपको आपके ओवरीज में जो हमने एग्स बनाए हैं उनको हमने उठाना है बाय मींस ऑफ अ नीडल, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर विच इज अ डे केयर प्रोसीजर। हम इसको सिडेशन में या मॉडरेट एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं ताकि आपको पेन बिल्कुल महसूस ना हो। तो एक ट्रांसवेजाइनल प्रोब यूट्रस स्कैनिंग अंदर जाता है आपके वजाइना में, और उसके थ्रू हम एक नीडल डाल के ये सारे आपके फॉलिकल्स पिकअप कर लेंगे, तो ये सारे एग्स हमारे आ गए। सो दिस इज एग कलेक्शन प्रोसेस फॉर द IVF ट्रीटमेंट। तो इट इज ऑल्सो a process which takes about 15 to 20 minutes depending upon the number of your eggs, and usually a daycare procedure, you don't have to stay in the hospital for long. उसके बाद स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 इज बेसिकली, अगर हम स्लाइड में देखें, स्टेप 3 इज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद दैट मीन्स कि हमने हस्बैंड के स्पर्म्स लेने हैं और आपका एग लेना है और उन दोनों को बेबी, उनसे बेबी बनाना है, राइट, एम्ब्रियो बनाना है। सो फर्टिलाइजेशन इज द थर्ड स्टेप। सो दिस इज हाउ वी टेक द एग्स and we take the sperms, they are kept in a petri dish, and this is the IVF. So the sperms are left outside the egg, and then an embryo is formed, and this embryo is then transferred. So last step is embryo transfer. तो पहले हमने एम्ब्रियो बनाया, उसको कल्चर किया इंक्यूबेटर में। अगर एक्सेस एम्ब्रियोज बन गए हैं उनको हम फ्रीज भी कर सकते हैं लेटर यूज के लिए। एंड लास्ट स्टेप जो हम करते हैं दैट इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर स्टेप, जिसमें कि जो बेबी बना हुआ है उसको डायरेक्टली हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, and that is also done either on the 3rd day of oocyte pickup or on the 5th day of oocyte pickup, depending कि हम किस तरह का IVF प्लान कर रहे हैं पेशेंट के लिए, ठीक है। तो ये भी एक डे केयर प्रोसीजर है, इसमें भी कोई एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड नहीं है। एंड इसमें ट्रांसफर के बाद हमें कुछ मेडिसिन देनी है पेशेंट्स को, कुछ इंजेक्शन देने हैं फॉर अराउंड 14 डेज, एंड उसके बाद वी डू अ बीटा HCG टेस्ट, blood test to confirm the pregnancy after 14 days, right? So it's a procedure. After that, after 14 days, basically we will test for pregnancy. So with this slide, I would like to just give a brief summary of what I have just told, that the most important thing is that it's the easier and simpler methods of conceptions are available, and most of the patients will respond to that treatment, right? So जो भी infertile couples हमारे हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए. They should not feel that that only IVF is the treatment for them. There are so many other simple methods जिनसे कि आप conception achieve कर सकते हो, and a small percentage of patients will only require advanced treatments like IVF. But an important factor which is required for higher success of infertility treatment, according to me, are the 6 factors that I have mentioned here. एक तो exercise बहुत जरूरी है, and I see that couples who come to my OPD, they usually, the female partner is sedentary, they don't exercise, the hormones are go haywire because of that, they have period problems because of that. So exercising is a very important thing. एक healthy diet और एक healthy lifestyle will also help you achieve higher fertility rates. And हमारा अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तब भी ट्रीटमेंट के बाद हमारी प्रेगनेंसी रेट्स ज़्यादा हाई होंगी. Then smoking, we have to quit smoking, definitely. Drinking and smoking have to be left if you are taking treatment for infertility. Weight reduction is important. Around 5 to 10% weight loss will definitely help to achieve success in your infertility treatment. And last but not the least, we should remain positive. Sometimes infertility treatment takes some time. ऐसा नहीं है कि आप आए डॉक्टर के पास 2 महीने 3 महीने में आप कंसीव हो गए. Sometimes it goes on for years, but you should remain positive. So you should choose your doctor, you should have faith in him or her, and then remain positive and just believe and trust in God. Everything would definitely fall into place. Thank you so much.